अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। जी हाँ, ये मेंस की सीरीज चल रही है और इसी मेंस की सीरीज में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, पॉलिटी की बात करेंगे। और आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बजाय इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैं इनको क्वेश्चंस के माध्यम से भी करा सकता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स हो सके और हम एक एक आर्टिकल को लिख सकें, इसी वजह से मैंने पीपीटी का यूज नहीं किया है। मैं एक एक आर्टिकल यहाँ पर आपको लिख के करवाने वाला हूँ, बट हम क्विकली रखेंगे इसको ताकि ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स हमारे कवर हो सके। तो डालिए हेडिंग हेडिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें, तो लगभग हमें 100 से सवा 100 आर्टिकल्स हैं जिन्हें पढ़ना होता है। चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? थोड़ा सा और इसको थोड़ा ज्यादा। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। और ये हिंदी इंग्लिश मत करना बाद में, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि जहां जरूरत होगी वहां मैं बता दूंगा, जहां जरूरत हो नहीं होगी वहां चीजों को चलने देना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहीं पर एक चीज और लिखी हुई है, वो एक चीज क्या है? वो एक चीज ये है कि रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या है? रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बजाय राज्यों के समूह के। बजाय राज्यों के समूह के। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। और संघ आप लोग जानते हो कि यहां पर क्या होता है कि सेंटर ने राज्यों को बनाया। भारत में क्या है, भारत की और यूएस की मैं बात बताऊं तो भारत में क्या है, भारत में भारत राज्य पहले से हुआ, भारत देश पहले से हुआ करता था। तो हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इसको राज्यों के रूप में डिवाइड किया है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें यूएसए जैसे देश की, वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों ने छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के, छोटे छोटे कमजोर राज्यों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट के तहत देश की स्थापना कर ली। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं संघ और इसको बोलते हैं समूह, बजाय राज्यों के समूह के, तो इसको बोलते हैं समूह। यहाँ देश ने राज्यों को बनाया, यहाँ राज्यों ने देश को बनाया। यहाँ राज्यों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ राज्यों के बीच में एग्रीमेंट है। यहाँ पर राज्य देश को छोड़ करके नहीं जा सकता, यहाँ चाहे तो क्योंकि एग्रीमेंट है जा सकता है। बट यूएसए में इस बात को प्रूव करने के लिए नहीं भाई, यूएसए को छोड़ के नहीं जाना है। 4 साल तक गृह युद्ध चला था, 1861 से लेकर के 65 तक, जब इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बने थे। तो जो नीचे वाले या जो है 11 राज्य हुआ करते, उनके ऊपर ऊपर वाले 22 राज्यों से ही गृह युद्ध हुआ था, नहीं हुआ था, सीएस से देश की स्थापना हो गई थी। तो ये समूह होता है, ये संघ होता है। तो भारत राज्यों का संघ है। और हमारे संविधान में हमारे देश के दो नामों का वर्णन किया गया है, दैट इज इंडिया और दूसरा हो गया भारत। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 2 की। प्यारे साथियों, अगर हम आर्टिकल नंबर 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 क्या कहता है और आर्टिकल 3 क्या कहता है, दोनों को देखेंगे। आर्टिकल 2 पावर देता है, पावर यानी कि शक्ति देता है। किसको देता है? पार्लियामेंट को, संसद को। आर्टिकल 2 शक्ति देता है संसद को। किस बात की शक्ति देता है संसद को? ये संसद से कहता है कि हे संसद, अगर आपको भारत के अंदर कोई भी नया राज्य जोड़ना हो, न्यू स्टेट भारत के अंदर कोई भी नया राज्य जोड़ना हो, बट वो अभी एग्जिस्टिंग इंडिया का पार्ट नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिया, विच इज विच इज नॉट द
पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिया, एग्जिस्टिंग इंडिया, जो कि एग्जिस्टिंग इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। इसका मतलब भारत के बाहर के किसी भी एरिया को भारत में जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि श्रीलंका भारत का 29वां राज्य होगा, तो श्रीलंका को 29वें राज्य के रूप में भारत में कौन शामिल करेगा? वो संसद करेगी। ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल नंबर 3 की। तो आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है प्यारे साथियों? आर्टिकल नंबर 3 भी पावर देता है। किस चीज की पावर देता है? शक्ति देता है। किसको देता है? पार्लियामेंट को, संसद को। तो आर्टिकल 3 ने भी शक्ति दे दी संसद को। किस बात की शक्ति दे दी संसद को आर्टिकल 3 ने? आर्टिकल 3 बोला कि हे पार्लियामेंट, मैं भी तुमसे यही कहूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी नया जोड़ना है, कोई भी नया राज्य बनाना है, न्यू स्टेट बनाना है, किसी भी राज्य की बाउंड्रीज के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करनी है, किसी भी राज्य की बाउंड्रीज के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करनी है, इनको ऑल्टर करना है, इनको इंक्रीज करना है, या फिर इनको डिक्रीज कर, इनको बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, लिखो बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है। किसी भी राज्य का जो एरिया होता है, उस एरिया को या तो इंक्रीज करना है और या तो डिक्रीज करना है। तो ये सारी चीजें आपका पार्लियामेंट कर सकता है। तो पार्लियामेंट कोई नया राज्य बना सकता है, राज्य की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसका जो एरिया होता है उस एरिया में कोई भी चेंजेस कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। किसी भी राज्य का नाम बदलना है, नाम बदलना है, किसी भी राज्य का नाम बदलना है। जैसे उत्तराखंड से उत्तरांचल को अलग करना है, उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड करना है। सॉरी, यूपी, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग करना है, उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड करना है। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग करना है। तो कुछ इस प्रकार की चीजें करनी है तो वो पार्लियामेंट कर सकता है। तो आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? इसमें जितनी भी ये चेंजेस किए जाते हैं, इसमें जितने भी ये चेंजेस किए जाते हैं, ये उस एरिया के साथ किए जाते हैं, ये उस क्षेत्र के साथ किए जाते हैं जो कि पहले से ही एग्जिस्टिंग पार्ट है, एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ इंडिया, जो पहले से भारत का हिस्सा है। अगर पहले से ही भारत का हिस्सा है, उसके साथ कोई भी चेंज करना हो तो आर्टिकल 3 के तहत संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। और जो पहले से हिस्सा नहीं है, अगर भारत के बाहर के राज्य एरिया के साथ कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी छेड़छाड़ करनी है, तो वो कर सकती है पार्लियामेंट, वो आर्टिकल 2 के तहत कर सकती है। ये बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसके अलावा देखो, आर्टिकल नंबर 4। देखो, आपको जो लिखना है ना, या तो साथ साथ मेरे लिख ही रहे होंगे, अगर है तो हल्का पॉज कर लिया करो वीडियो को। मैं ज्यादा लंबा समय लूं उससे बेहतर है आप उसको रोक करके देख लो। आ जाओ, आर्टिकल नंबर 4 की हम बात करते हैं प्यारे साथियों। अगर हम आर्टिकल नंबर 4 की बात करें तो ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून, लॉज मेड अंडर, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा, एक्ट नहीं कहलाएगा, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहलाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहलाएगा। कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहलाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखो। अच्छा, इसमें एक चीज है, वो एक सेकंड, एक चीज कौन सी है मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो एक चीज है वो ये है कि जो ये सिक्किम है, इसको याद रखना, सिक्किम को हमने भारत का हिस्सा बनाया है, इसके लिए 2 अमेंडमेंट एक्ट हैं। सिक्किम को एज अ एसोसिएट स्टेट, एज अ एसोसिएट स्टेट, एज अ सहराज्य, सिक्किम को एज अ एसोसिएट स्टेट या फिर एज अ सहराज्य जो भारत में जोड़ा, एज अ एसोसिएट स्टेट या फिर एज अ सहराज्य जो भारत में जोड़ा, वो जोड़ा 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1974 में। उस समय 3 ही चीजें भारत में इसकी जोड़ी गई थी, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया और फॉरेन अफेयर्स हो गया। ये भारत के पास थे। इंटरनली सिक्किम में क्या होगा, ये सिक्किम को डिसाइड कर रहा था। दूसरी चीज क्या है?
लेकिन सिक्किम के लोगों को ये पसंद नहीं आया था, तो सिक्किम को परमानेंटली भारत में जोड़ना पड़ा था। तो फिर इसको परमानेंटली इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था। इससे क्या जोड़ा गया था? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था। नया आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 2A। नया आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 2A हुआ करता था। अगर हम बात करें सिक्किम की, इसको परमानेंट जोड़ा गया और इस आर्टिकल को डिलीट किया गया। उसके लिए जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो सिक्किम को जो परमानेंटली जोड़ा गया वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। सिक्किम को जो परमानेंटली जोड़ा गया वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। समझ गए आप बात को? ये है सिक्किम की कहानी। तो आर्टिकल 1 2 3 4 सारे हो गए होंगे खत्म आपके। क्लियर है? अच्छा, ये ACF कैट में पूछ रखा है, ठीक है ना? सॉरी, असिस्टेंट कमांडर CAPF AC में पूछ रखा है, ये वाला क्वेश्चन है। और ये तो फिर अक्सर हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इन दोनों को ही आपको जो है याद रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में नागरिकता की। अगर हम बात करें नागरिकता की तो पार्ट 2 पर आते हैं। अभी मैं पार्ट्स नहीं करवा रहा हूँ, पार्ट्स भी करवाऊंगा किसी दिन, बट अभी तो मुझे आर्टिकल्स करवाने मेनली, तो मैं आर्टिकल्स करवाता हूँ। पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, नागरिकता। इसमें मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर के 11 तक। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक। अब देखो, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल तो एक ही है, 11 वाला। लेकिन हम सारे देख लेते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा, सारे आपको याद हो जाएंगे। और खास करके इनमें से ज्यादातर तो आज यूज में भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है आपसे। वो कौन सी चीज पूछी जाती है? कि वैसे तो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजंस थे, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे, मेरे प्यारे साथियों, वो इम्प्लीमेंट हो चुके थे। वो इम्प्लीमेंट हो चुके थे, वो लागू हो चुके थे। कब लागू हो चुके थे? 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे, नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजंस थे 26 नवंबर 1949 को ही ये इंप्लीमेंट हो चुके थे। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों एक चीज और याद रखेंगे आप, वो क्या है? अब आर्टिकल्स देखते हैं। ये आर्टिकल 5 6 7 8 तो ये बताते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय पर कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। आज इनका कोई यूज नहीं है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 ये बताते हैं कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। आज इनका कोई भी यूज नहीं है। चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर जो 5 है, आर्टिकल नंबर जो 5 है वो ये कहता है, द पर्सन हु डोमिसाइल्ड इन इंडिया, द पर्सन हु डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऐसा पर्सन जिसके पास भारत का डोमिसाइल होगा। डोमिसाइल होगा, कहाँ का डोमिसाइल होगा? इंडिया का। जो भारत का निवासी होगा उसको भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत का डोमिसाइल होगा, भारत का निवास प्रमाण पत्र होगा, जो भारत का रेगुलर निवासी होगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी जब संविधान लागू हुआ उस समय पर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? ये देखिए, ये भारत है, तो इसमें से एक पाकिस्तान इधर बन गया था, एक पाकिस्तान इधर बन गया था। भाई पहले तो ये पूरा ही भारत था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो इधर पाकिस्तान, पहले तो एक ही था, इंडिया ही था। और इंडिया में से अब ये पाकिस्तान बना, ये पाकिस्तान बना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से इंडिया आना चाहते थे, कुछ ऐसे होंगे जो इंडिया से यहाँ जाना चाहते होंगे, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, जैसे डिवीजन हुआ तो वो इस वाले एरिया में आए, लेकिन उन्हें नहीं रहना पाकिस्तान में, उन्हें भारत आना है, तो वो भारत आना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, जैसे ही पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947 को, लेकिन वो उस एरिया में नहीं रहना चाहते, वो इंडिया आना चाहते हैं, तो क्या हम नागरिकता दे दें? बिल्कुल दे देंगे। भाई इनिशियली तो वो भारत का हिस्सा थे, एक दिन में जब पाकिस्तान बन गया तो थोड़ी ना पाकिस्तानी हो गए, वो भारत आना चाहते हैं, भारत बुला लेते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे लोगों को भी नागरिकता दे दी जो पाकिस्तान से इंडिया वापस आए। हमने ऐसे लोगों को भी नागरिकता दी थी उस समय जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, तो इनको भी नागरिकता दे दी। अगर कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए हों। तो जो इंडिया से पाकिस्तान गए उन लोगों की हम बात करें, तो कुछ लोग क्या हुआ, इंडिया से गए पाकिस्तान। इंडिया से कहाँ गए? पाकिस्तान। लेकिन महीने 2 महीने रहने के बाद में उन्हें अकल ठिकाने आ गई, उन्होंने कहा वापस चलते हैं। तो सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। सेम हमारा ऐसे ही हुआ, जो इंडिया से पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आए, हमने उन लोगों को भी नागरिकता दे दी। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 की। आर्टिकल 8 क्या कहता है? ऐसे लोग
ऐसे लोग जो पार्टीशन के समय पर ऐसे लोग जो पार्टीशन के समय पर विदेश में थे, हमने उनको भी नागरिकता दे दी। ये क्या कह रहा है, समझ गए ना आप? तो जो पर्सन, आर्टिकल 5 कहता है जिनके पास डोमिसाइल था उनको मिल गई। 6 ये कहता है पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे उनको मिल गई। 7 ये कहता है इंडिया से पाकिस्तान गए दोबारा इंडिया आए उनको भी मिल गई। 8 ये कहता है कि पार्टीशन के समय जो लोग विदेश में थे उनको भी हमने नागरिकता दे दी। तो ये चारों आर्टिकल हमें ये समझाते हैं कि पार्टीशन के समय नागरिकता किस किस को मिली थी। पार्टीशन के बाद नागरिकता किस किस को मिली थी। अब हम बात करते हैं इससे अगले आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 9 की। आर्टिकल 9 कहता है आपसे, क्या कहता है कि जो हमारा वो सिर्फ हमारा, क्या कहता है मेरे भाई, जो हमारा वो सिर्फ हमारा, अगर हुआ वो किसी और का तो फिर वो हमारा नहीं। मतलब क्या है, जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ भारत का नागरिक है। अगर इसने भारत का नागरिक रहते हुए किसी अदर कंट्री की नागरिकता प्राप्त करी, अगर इसने भारत का नागरिक रहते हुए किसी अदर कंट्री की नागरिकता प्राप्त करी, तो इसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। कि अगर जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ भारत का नागरिक, हम अपनी नागरिकता किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसके अलावा देख लो आर्टिकल नंबर 11। पेन जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअंस ऑफ सिटीजनशिप कहता है कि इसके तहत जो भी कानून बनेगा उसी के अकॉर्डिंग सबकी कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 11 पावर देता है, किसको पावर देता है? शक्ति देता है। किसको देता है शक्ति? शक्ति देता है पार्लियामेंट को। पावर देता है पार्लियामेंट को, संसद को। किस बात की शक्ति देता है? संसद को। इस बात की शक्ति देता है कि जब कभी भी नागरिकता से संबंधित, जब कभी भी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना पड़े, तो हे पार्लियामेंट तुम बना देना। क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है, पावर देता है पार्लियामेंट को कि जब कभी भी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना पड़े तो तुम बना देना। ये हो गया आर्टिकल 11। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 किससे संबंधित है? तो पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। और फंडामेंटल राइट्स जिनको मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो पार्ट नंबर 3 है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मेरे भाई मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक आपको देखने को मिलेंगे, जिन फंडामेंटल राइट्स का गारंटर सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। बात करेंगे जरा आर्टिकल नंबर 12 की। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 बात करता है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा। कि बार बार हम जो कहेंगे फंडामेंटल राइट्स में कि राज्य ये कर सकता है, राज्य ये नहीं कर सकता, तो उस राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 13 की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या कहा? कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, या राइट टू इक्वलिटी कर लो, समानता का अधिकार। ये क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 14। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, आर्टिकल नंबर 15 की, तो वो क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 15 कहता है कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। क्या कहता है? कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। देखो ये कहता है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 आधार बता रखे हैं इसने। कौन कौन से? रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर
और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधारों पर, जन्म का स्थान इसे बोला जाता है, इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना सरकार करेगी और ना ही कोई भी पर्सन करेगा। इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसका एक्सेप्शन सिर्फ क्या है? रिजर्वेशन पॉलिसी। इसका एक्सेप्शन क्या है? रिजर्वेशन पॉलिसी। और एक चीज और याद रखना, एक आर्टिकल, वैसे तो इसमें 6 क्लॉज हैं, लेकिन आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 5 है, जो आपको कहता है कि जो शैक्षिक संस्थान है ना, जो शैक्षिक संस्थान है, जो शैक्षिक संस्थान है, शैक्षिक संस्थान में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, वहां पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, एससी लोगों को, एसटी लोगों को, और एससी बीसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी और एससी बीसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और इस वाली चीज को ऐड किया गया था बाई 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो 93वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2005 में इस चीज को जोड़ा गया था, और ये कहता है कि एससी एसटी और एससी बीसी को आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बाकी सब जगह तो आर्ट क्लॉज नंबर 4 से दिया जा सकता है। महिला और बच्चों के लिए क्लॉज नंबर 3 में है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज नंबर 6 है, ये किसकी बात करता है? ये ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देता है। ये ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देता है। यह है आपका क्लॉज नंबर 6 आर्टिकल 15 का ही। तो इसमें 6 क्लॉज है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 5। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा अगला वाला देखो। अगला वाला क्या कह रहा है? सीधी बात करेंगे, आर्टिकल 15 के बाद अगला आर्टिकल आएगा मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के अवसर की समता, लोक नियोजन के अवसर की समता। इसका मतलब क्या है? जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होंगी उसमें समान अवसर मिलेगा। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होंगी उनमें समान अवसर मिलेगा। 5 आधारों पर भेदभाव नहीं, 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलेगा? समान अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 14 क्लॉज नंबर 6। एक्सेप्शन क्या है? अपवाद क्या है? एक्सेप्शन है मेरे भाई, अपवाद क्या है इस आर्टिकल का? इस आर्टिकल का भी अपवाद वही है जो पिछले वाले का था। और रिजर्वेशन, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। रिजर्वेशन, आरक्षण। आपसे कहेगा आरक्षण किस कमीशन की सिफारिश पर दिया गया था, तो याद रखना मंडल आयोग, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की सिफारिश पर आरक्षण दिया गया था, आरक्षण को लागू किया गया था। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आइए मेरे भाई। लिखते साथ में चलिए, अगर कोई भी दिक्कत है आप पॉज कर लीजिए। मैंने कहा ना, मैं ज्यादा समय लगाऊं उससे बेहतर है आप पॉज करके देख लें। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्या कहता है? अगले वाला है मेरे भाई आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एक एक आर्टिकल को हाथ से लिख लिख करके करवा रहा हूं इसीलिए, ताकि आप भी लिख लो। आर्टिकल 17 क्या कहता है? वरना मैं लिखे हुए यहां पर ला सकता था। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगर हम बात करें, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों, उपाधियों का उन्मूलन। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो नाम के आगे आप लगाते हो ना, राजकुमार, राजकुमारी, है ना, महाराज, तो ये उपाधियों का उन्मूलन। एंजल, प्रिया, उपाधियों का उन्मूलन। सरकार आपको कोई भी टाइटल नहीं देगी, तो उपाधियों का उन्मूलन कौन करता है? आर्टिकल नंबर 18 करता है उपाधियों का उन्मूलन।
नेक्स्ट आइए, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 आपको 6 बेसिक राइट्स देता है। आर्टिकल 19 आपको 6 बेसिक राइट्स देता है। वो 6 बेसिक राइट्स कौन कौन से हैं, आइए उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लिख लो साथ साथ में, ठीक है ना। हिंदी में बोल रहा हूँ, बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सारे आर्टिकल्स रिवाइज करवा रहा हूँ, आपके पढ़े तो आपने होंगे थ्योरी में। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसी के तहत मानी जाती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी के तहत मानी जाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई भी इसी के तहत मानी जाती है, ठीक है ना। तो बोलने के जितने भी न्यूज चैनल वगैरह चल रहे हैं, ये सब कुछ इसी के तहत है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आर्टिकल 19 के क्लॉज नंबर 1 में मानी जाती है, बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। बी वाला जो होता है, इसको बोलते हैं राइट टू असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। देखो, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा जो होता है, उसको बोलते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार। लिखो लिखो लिखो, संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने के अधिकार के साथ साथ चौथा कौन सा था? चौथा था संघ बनाने का राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी, भारत के अंदर कहीं पर भी घूमने का अधिकार। भारत के अंदर कहीं पर भी घूमने का अधिकार। हिंदी में भी लिख लो, मैं बोल तो रहा हूँ हिंदी में, तुम्हें लिखा हुआ ही चाहिए होता है, मैं बोल रहा हूँ उस चीज को लिख लो। मैं लिखूंगा ज्यादा समय लगेगा। भारत में कहीं पर भी घूमने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी। इसके अलावा डी के बाद ई, ई में क्या है? राइट टू रेजिडेंस, कहीं पर भी रहने का अधिकार। राइट टू रेजिडेंस, कहीं पर भी रहने का अधिकार। एफ खाली है, जी में देखिए, एफ तो अब है नहीं, मतलब टोटल 6 ही है, एफ अब है नहीं। जी को देखिए, जी कहता है राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार। राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का आपके पास अधिकार है। ये 6 बेसिक राइट, इनको मैंने आपको याद करवाया था ना वैसे बैच में, कि आज सबसे जरूरी क्या है? फोन है, तो फोन से याद करवाया था। फोन है तो किसी को करोगे, तो करोगे तो बोलोगे भी, तो बोलने का, विचारों को व्यक्त करने का अधिकार। और फोन पे बात हुई है तो मिलने भी जाओगे, तो मिलने गए तो कहीं पर भी इकट्ठा होने का अधिकार। फिर घूमने भी मिलोगे तो संघ बनेगा तुम्हारा, दो चार से और मिल लिए, है ना। तुमने एक को बुलाया, चार और दो और चले आए, तो संघ बनाने का अधिकार। फिर घूमने जाओगे तो घूमने का अधिकार, कहीं लेट हो गए तो वहीं रुक गए, रहने का अधिकार, है ना। उस घूमने का अधिकार, रहने का अधिकार, और लास्ट में तुम्हें वहीं पर कुछ अच्छा लगा, तुमने कहा चलो भैया यहीं पर जो है ठीक है, गोलगप्पे बेचने का काम शुरू कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार। समझ गए आप बात को? तो ये हो गया आपका किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार। ये 6 बेसिक राइट्स हो गए, आर्टिकल 19। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 20 की तरफ। आर्टिकल 20 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? आर्टिकल 20 भी हमको 3 बातें बताता है ना। ये हमको आपका डिटेन से संबंधित 3 बातें बताता है। वो कौन कौन सी बताता है? ए, बी और सी। ये कहता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसके 2 बात मतलब होते हैं। एक तो आपको सजा वही मिलेगी जिस समय आपने क्राइम किया, उस समय जो भी कानून में सजा होगी वही मिलेगी। दूसरी बात, किसी भी क्रिमिनल लॉ को बैक डेट में लागू नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आज कानून बनाया, ऐसा कोई कानून बनाया जिसके तहत किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है, उसको हम बैक डेट में लागू नहीं कर सकते। या तो आज से लागू करेंगे या फिर फ्यूचर में कभी से भी लागू कर दो, तो कोई भी क्रिमिनल लॉ बैक डेट में लागू नहीं होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, नो डबल जियोपार्डी। दूसरी बात क्या है? नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है मेरे भाई? नो डबल जियोपार्डी का मतलब है दोहरी सजा नहीं, दोहरी सजा नहीं। एक क्राइम की सजा आपको एक ही बार मिलेगी, ऐसा कहता है। इसके अलावा है आपका जो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है इंक्रीमी, NHION,
नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब है स्व अभिशंसन नहीं, स्व अभिशंसन नहीं। और स्व अभिशंसन नहीं का मतलब क्या है? आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या कहा? आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये आपने सुना है ना कि कूट कूट के कबूल कर कबूल कर। ये जो कबूल करने वाली बातें हैं वो नहीं होंगी। तो स्व अभिशंसन नहीं, इसका मतलब है आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, ये लिख लो। चलो भाई अगला लिखो, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की बात करते हैं मेरे भाई। 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ का मतलब है जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ का मतलब है जीने का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीने का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीने का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर मैं बात करूं इसमें, एक तो खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, नहाने का अधिकार, है ना, विदेश घूमने जाने का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इसमें आएगा, विदेश घूमने जाना। ठीक है, लिख लो, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। ऐसे करके इसमें 30-35 राइट आते हैं। भाई जो भी बेसिक राइट्स आर्टिकल 19 में नहीं है वो सारे के सारे इसमें हैं। विदेश घूमने का अधिकार, राइट टू ट्रेवल ट्रेवल अब्रॉड, विदेश घूमने का अधिकार। विदेश घूमने का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 में आता है। और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसके तहत राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार आता है। इसके तहत मेरे भाई राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार आता है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आपके फोन का पासवर्ड आपसे कोई नहीं पूछ सकता है? आपके फोन का पासवर्ड आपका लाइफ पार्टनर भी नहीं पूछ सकता है, आपकी पत्नी या आपका पति भी नहीं पूछ सकता है। ये है राइट टू प्राइवेसी। पूछे तो कह देना कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया राइट टू प्राइवेसी। आ जाओ नेक्स्ट देखो। 21 के बाद आता है आर्टिकल 21A। अगर हम 21A की बात करें तो ये ए लगा है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया होगा। और बाद में जो कुछ भी जुड़ता है उसमें होता है संविधान संशोधन। तो ये था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कि सरकार, शिक्षा का अधिकार, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा का अधिकार मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। क्या कहा? कि वो 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद नंबर 21A के तहत, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में संविधान में जोड़ा जाता है। इसके अलावा देखेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन से संबंधित पावर देता है। किससे? जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है या डिटेन करती है, अरेस्ट एंड डिटेंशन से संबंधित पावर प्रोवाइड करता है। इसमें दो प्रकार का डिटेंशन होता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब जब आपने क्राइम कर दिया हो या फिर क्राइम करने का आरोप आपके ऊपर लगा हो, इसको बोलते हैं दंड विषयक। दंड के विषय में, दंड विषयक, दंड के विषय में आपने या तो क्राइम कर दिया है या क्राइम करने का आरोप लगा है। और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव, आपने क्राइम नहीं किया है बल्कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, बल्कि आपको इसीलिए अरेस्ट किया जा रहा है, इसको दंड निवारक बोलते हैं। आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है ताकि आप कोई क्राइम ना कर दो। ऐसा भी होता है सर? बिल्कुल होता है। दंड विषयक में आप सभी को पता है आपके पास 3 अधिकार होते हैं। वो 3 अधिकार कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो पुलिस जब भी आएगी आपको
या तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिखाएगी या वारंट। वारंट मान होता है परमिशन। अरेस्ट वारंट अरेस्ट करने की परमिशन, सर्च वारंट सर्च करने की परमिशन, वारंट मतलब परमिशन। इसके अलावा आपके पास आपके वकील से बात करने का अधिकार होता है, आपके एडवोकेट से। और 24 आवर्स से ज्यादा पुलिस आपको लॉकअप में नहीं रख सकती, ठीक है। 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको लॉकअप में नहीं रख सकती। नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाएगी, वो बताएगा कि फिर आपको रिमांड पे ले जाना है या छोड़ देना है। आप बेल पे बाहर चले जाओगे और आपकी तारीख चलेंगी। दंड विषयक में क्या है कि आपका पुराना रिकॉर्ड ऐसा रहा है, आपने चाहे इलेक्शन के समय पे या न्यू ईयर के समय पे या जब भी है, तो आपका पुराना रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि आप दंगे फसाद करते हो, तो ऐसे ही कोई भी जैसे इलेक्शन मान लेते हैं, आप हर इलेक्शन में दंगे फसाद करते हो, तो अब की जो अपकमिंग इलेक्शंस में उस दौरान आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ताकि इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ताकि आपको क्राइम करने से रोका जाए। जरूरी नहीं है अरेस्ट करके लॉकअप में डालें, आपको हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपके घर के बाहर पुलिस वाले भी छोड़े जा सकते हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट 22 के बाद आता है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है मेरे भाई? आर्टिकल 23 बैन लगाता है, किस पर बैन लगाता है? बैन लगाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, मानव तस्करी पर। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मेरे भाई मानव तस्करी। तो मानव तस्करी पर बैन लगाता है। आर्टिकल 29 ये कहता है चाहे बच्चों की खरीद फरोख्त हो, महिलाओं की, बूढ़े बड़े किसी की भी हो, या इंसानों की मंडियां लगती थी, सबको ये बैन करता है, इंक्लूडिंग बेगार। इसमें बेगार भी आ जाती है। बेगार क्या होता है? ऐसा काम जिसका आपको कोई फायदा ना हुआ हो, अनफ्रूटफुल वर्क को ही बेगार कहते हैं। इसके अलावा क्या है? इसी में फोर्स्ड लेबर भी आ जाती है। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब है इसका पैसा तो मिलेगा, लेकिन ये काम आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, काम जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो वो भी इसके तहत बैन है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बैन करता है, किसको बैन करता है? चाइल्ड लेबर को। चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम। तो बाल श्रम पर बैन लगाने वाला आर्टिकल, पहले के समय पे ये बहुत पूछा जाता था, तो बाल श्रम पर बैन लगाने वाला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 24। चलें भाई, आगे चलें, आगे चलें भाई, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है आपसे? आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, रिलीजियस फ्रीडम देता है, आपको रिलीजियस फ्रीडम देता है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 क्या करता है? आपसे कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उससे संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, पूजा अनुष्ठान, वो सब कर सकते हो, ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, और दूसरे लोगों को भी अपने धर्म में जोड़ सकते हो, जबरदस्ती नहीं, अगर वो जुड़ना चाहें तो। नेक्स्ट आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 प्यारे साथियों ये कहता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि आप अपने धार्मिक मामलों को मेंटेन कर सकते हो, धार्मिक मामले, रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि मेरे भाई ये कि आप चल और अचल संपत्ति ले सकते हो। क्या मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो। चल एवं अचल संपत्ति ले सकते हो। चल एवं अचल संपत्ति ले सकते हो, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो। इसके साथ साथ आप मंदिर मस्जिद ये सब बना सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 धर्म को फ्रीडम देता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, कि पर्टिकुलर धर्म के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले नहीं जजिया जैसे कर लगाए जाते थे, तो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, धर्म से टैक्स से स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट है ये 27 नहीं, 27 है ये, ठीक है ना। 27। नेक्स्ट हो गया आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या कहता है? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 28 कहता है। आप कहोगे मदरसा वगैरह, उसके लिए अभी बता रहा हूं। तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। एक्चुअली 29 एंड 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ये। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ये, मतलब सांस्कृतिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार हैं ये। किसके लिए हैं लेकिन ये? सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। सिर्फ माइनॉरिटीज के पास, सिर्फ जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके पास इससे संबंधित पावर है। सिर्फ जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके पास इससे संबंधित पावर है। अल्पसंख्यकों से संबंधित तो क्या क्या कहते हैं ये? एक तो हो गया आपका आर्टिकल नंबर 29 और एक हो गया आपका आर्टिकल नंबर 30। देखो 35 तक लगातार करने हैं, उसके बाद में फिर छोड़ छोड़ के करने हैं। आर्टिकल 29 ये कहता है कि ये जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, अल्पसंख्यक कौन है भैया? जो भी 50% से कम है वो अल्पसंख्यक है। और भारत में हिंदुओं को छोड़ के सब अल्पसंख्यक हैं। तो जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं इनको अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है। कंजर्व का मतलब है संरक्षण। इनको अपने कल्चर के कंजर्वेशन का, संरक्षण का अधिकार है। और इसको संरक्षण के लिए, जैसे मान लीजिए इसकी 1000 बच्चों की 1000 लोगों की कम्युनिटी है। अगर यही उन स्कूल्स में, उन कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जहां और धर्म के लोग जाते हैं, तो फिर इनके बच्चे इनके कल्चर को भूल जाएंगे। इनके धर्म, मतलब इनका कल्चर खतरे में आ जाएगा, संरक्षण नहीं हो पाएगा, उसका कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर ये अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं। ये अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर अपने लिए आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं, जिसमें इनके पर्टिकुलर धर्म को पढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब भारत में इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन भैया शैक्षिक संस्थान बनाए जा सकते हैं। ऐसे शैक्षिक संस्थान बनाए जा सकते हैं जिसमें पर्टिकुलर धर्म को पढ़ाया जाए या पर्टिकुलर धर्म में बच्चों को शिक्षा दी जाए। लेकिन वो कौन बना सकता है? वो माइनॉरिटीज बना सकते हैं। माइनॉरिटीज के शैक्षिक संस्थान हो सकते हैं। ये कहता है आपका आर्टिकल 30 तक। लिखो 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 लिखो। समझ गए? आ जाओ अगला देखो फटाफट से। स्पीड सही चल रही है? स्पीड सही चल रही है? आ जाओ देखो अगला। ये 30 हो गया ना, इसके बाद 31। आर्टिकल नंबर 31 की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, आर्टिकल 31 जो है ना, ये हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या हुआ करता था? राइट टू प्रॉपर्टी। क्यों सर, अब कहाँ गया? राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है मेरे भाई संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब है संपत्ति का अधिकार। और ये ऐसा हुआ करता था। और जब हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन सरकार को देश हित के मामले में आपका जो है काम करने में दिक्कत आ रही थी। इस वजह से सरकार ने इसको हटा दिया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, कोर्ट जा सकते हो आप डायरेक्टली। और कोई भी आपकी जमीन को नहीं ले सकता, चाहे हाईवे निकल रहा हो, चाहे स्टेडियम बन रहा हो, चाहे एयरपोर्ट बन रहा हो। अगर आपने 100 गज भी और आपने मना कर दिया तो नहीं ले सकते। तो देश हित के काम करने में समस्या आ रही थी। इस वजह से सरकार ने इसको यहाँ से उठा करके कहाँ डाल दिया? अब इसको डाल दिया 300A में। इसको राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दिया। और इसके लिए किया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और इसके तहत नाउ इट्स अ लीगल राइट। अब ये एक कानूनी अधिकार है। अब ये एक फंडामेंटल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर देश हित में चाहिए होगी आपकी जमीन तो ले लिया जाएगा। बदले में उसके आपको मुआवजा मिलेगा, चाहे दूसरी जमीन मिलेगी, चाहे पैसा मिलेगा जो कि वहां के करंट रेट से ज्यादा होगा। लेकिन और कोई पर्सन आपकी जमीन को जबरदस्ती नहीं छीन सकता है। ये कहता है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ इट्स अ लीगल राइट। नाउ इट्स अ लीगल राइट। चलिए भाई अगला लिखें, 32 लिखो। हम्म। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं?
चलिए भाई, हमारे यहाँ एक हमारे यहाँ एक नन्हे से मेहमान आए हैं, तो कोई नहीं, अभी हम पहनेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, है ना? इनको यहीं तक दिखता है, तो नेकर के ऊपर भी कोट चलता है ना बच्चों? क्या है? हाँ, बच्चे इसके अंदर हैं। ये कैमरा दिख रहा है ना सामने, इसी के अंदर है बहुत सारे बच्चे। चलिए आ जाओ, शुरू करते हैं। आपसे मिलते हैं हम क्लास के बाद में, है ना? कंप्लीट करके। बाय। आ जाओ भाई, शुरू करो। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है प्यारे बच्चों, सुनिएगा जरा। क्या कह रहा है? आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल नंबर 32 आपसे बात करता है रिट्स के मामले में। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। सिर्फ ऐसा कह देना कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जब तक कि उनके उल्लंघन के बाद उनको लागू करने के लिए इफेक्टिव मशीनरी ना हो, तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। फायदे वाली बात कब है? जब हम फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव मशीनरी लेकर के आए, और वो इफेक्टिव मशीनरी प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है आपका? रिट्स, कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन होता है तो कोर्ट रिट इशू करता है। कोर्ट की जो वार्निंग होती है वही रिट कहलाती है। ये आपका कौन कौन इशू कर सकता है? एक सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, एक हाई कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कर सकता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत कर सकता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आर्टिकल 32 ही फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाता है। इसी वजह से आर्टिकल 32 को बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा आर्टिकल 32 को बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। संविधान की आत्मा एवं दिल कहा गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। संविधान की आत्मा एवं दिल कहा गया है। संविधान की आत्मा एवं दिल कहा गया है। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा एवं दिल कहा गया है आर्टिकल नंबर 32 को। कौन कौन सी रिट्स हैं मैं ऐसे बता देता हूं आपको, बाकी तो आपने जब पढ़ा था, या फिर मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम पे सारे समझाऊंगा। अभी फिर सारे आर्टिकल्स नहीं हो पाएंगे, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उनमें सारी रिट्स समझा दूंगा। एक हैबियस कॉर्पस होती है, दूसरी मैंडेमस होती है परमानेंट। हैबियस कॉर्पस, जब आपको 24 घंटे से ज्यादा कोई पुलिस वाले अरेस्ट रखें या किसी भी प्रकार से इलीगली डिटेन किया जाता है तो हैबियस कॉर्पस इशू होती है। मैंडेमस, जब कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो मैंडेमस इशू होती है। प्रोहिबिशन, जब नीचे वाला कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का यूज करता है तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन ऊपर वाला कोर्ट इशू करता है। सर्टियोररी, इन केस ऑफ रिव्यू, किसी भी केस को रिव्यू करने के लिए ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के लिए सर्टियोररी रिट इशू करता है। एक होती है क्यू वारंटो, जब आप किसी पोस्ट के लायक नहीं है फिर भी उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो उस समय पर इशू होने वाली जो रिट है उसको क्यू वारंटो कहते हैं। मींस व्हाट एन अथॉरिटी और वारंट। ये हो गया 32। इसके बाद प्यारे साथियों 33, 34 और 35 बताता हूं जल्दी से। आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 34 क्या कहता है, और आर्टिकल 35 क्या कहता है, सुनेंगे। और इसके बाद हमें बीच बीच में से पढ़ने हैं। आर्टिकल 33 ये कहता है, ये संसद को शक्ति देता है। किसको शक्ति देता है? संसद को। पार्लियामेंट को शक्ति देता है। किस चीज की शक्ति देता है पार्लियामेंट को? ये इस चीज की शक्ति देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट चाहे तो हमारे जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी पैरा फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी पैरा फोर्सेस हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपका जो हमारे आपका पुलिस फोर्सेस हैं, इस प्रकार की जो भी फोर्सेस होती हैं, इनके पास सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। जैसे संघ बनाने का अधिकार इनके पास नहीं होता। पता लगा संघ बना करके कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा? तो इन ये लोग ताकि अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर परफॉर्म कर सकें, इसलिए इनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे, आर्टिकल 34 किसकी बात करता है? मार्शल लॉ। एक प्रकार से जो आर्मी रूल होता है उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। आर्मी का पावर, सब मतलब जब व्यवस्था खराब हो जाए, सारी पावर ही आर्मी को दे दी जाए, तो उसको मार्शल लॉ कहेंगे। और आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 पावर देता है, किसको देता है पावर? पार्लियामेंट को।
आर्टिकल 35 पावर देता है पार्लियामेंट को, किस चीज की पावर देता है पार्लियामेंट को? ये पावर देता है पार्लियामेंट को, संसद को, किस बात की? कि जब कभी भी फंडामेंटल राइट से संबंधित कानून बनाना पड़े, जब कभी भी फंडामेंटल राइट से संबंधित कानून बनाना पड़े, तो हे पार्लियामेंट तुम बना देना। लिखो भाई फटाफट से, 33, 34, 35। चलो भाई अगला लिखो, अगला लिखो। नेक्स्ट क्या कहता है? 36। आइए डीपीएसपी की बात करते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में अगेन डीपीएसपी के लिए क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा, वही वाली है सेम एज आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो परिभाषा थी वही परिभाषा आर्टिकल 36 में भी है। इसके अलावा आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 की बात, अब डीपीएसपी चल रहा है, अब डीपीएसपी चल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना? आर्टिकल 37 क्या कहता है? अच्छा इससे पहले एक चीज और, एक काम करो, फंडामेंटल राइट्स तो वैसे सारे लिख लिए, दो बातें हैं वो और लिख लो। यहाँ पर लिखो, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल नागरिकों के लिए होते हैं? ओनली फॉर सिटीजन्स, ओनली फॉर सिटीजन्स, केवल नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए, ओनली फॉर सिटीजन्स। ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं? ये होते हैं मेरे भाई 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा सारे क्या हैं? इसके अलावा सारे सिटीजन्स के लिए भी हैं और आपका एलियंस के लिए भी है, मतलब विदेशियों के लिए भी है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ एंड सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। इसके बाद एक चीज और है, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते? तो मेरे भाई आर्टिकल 20 एंड 21 ये आपका नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड, सस्पेंड नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 20 एंड 21 नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 2x में करने की, मैं खुद ही 2x में चलता रहूंगा। देखो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, अब रिवीजन के रूप में भी फिर बहुत ज्यादा समय लिया जाए तो अच्छी बात नहीं है। चलिए भाई अगला, तो कौन सा लिख रहे थे हम? 36, 36 हो गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? नॉन जस्टिफिएबल है, इनके लिए आप कोर्ट में मांगने नहीं जा सकते कि जज साहब मेरे डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते। डीपीएसपी तो राज्य को अच्छा लगेगा लागू करेगा, नहीं कैपेबल होगा लागू नहीं करेगा। तो डीपीएसपी क्या है? गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित। तो डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं, ये कहता है आर्टिकल नंबर 37। इसके अलावा लिखो आर्टिकल नंबर 39, उसमें वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 39 का एक क्लॉज बता देता हूं मैं। एक क्लॉज क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो आपसे पूछा जाता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहा जाता है, समान काम के लिए समान वेतन। तो काम अगर बराबर है तो पैसा भी बराबर होनी चाहिए, तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 39 का एक क्लॉज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39A, वो भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39A क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल माने क्या है? समान, जस्टिस माने न्याय,
एंड माने एवं, फ्री माने मुफ्त, लीगल माने कानूनी, एड माने सहायता, एड माने सहायता। तो आर्टिकल नंबर 39 ये कहता है कि समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता। क्या कहता है? समान न्याय, किसी भी प्रकार से मान लीजिए आप गरीब हैं या किसी भी प्रकार से अगर कैपेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उस इनकैपेबिलिटी की वजह से आपको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय समान मिलेगा। अगर पैसा नहीं है वकील का तो सरकारी वकील आपको मिलेगा, तो मुफ्त कानूनी सहायता आपको मिलेगी। इसके अलावा है आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है? पंचायती राज। तो आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? पंचायती राज की। बट क्योंकि ये डीपीएसपी में था तो कोई राज्य लागू करता था, कोई राज्य लागू नहीं करता था। इसी वजह से पंचायती राज को शेड्यूल नंबर 9 में ऐड कर दिया गया, 73rd अमेंडमेंट, शेड्यूल नंबर 11 में ऐड कर दिया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। इसके अलावा लिखो आपका आर्टिकल 43। 43 में वैसे तो दो क्लॉज हैं, लेकिन जो मेन पूछ लिया जाता है वो है लिविंग वेज, कि सरकार को कम से कम कोई ऐसा काम प्रोवाइड करवाना है जिससे हर व्यक्ति, आपके राज्य का हर व्यक्ति रहने खाने लायक कमा सके। मनरेगा वगैरह, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वगैरह, फिर वो मुहिम सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल 44 क्या है? कि जब सभी लोगों के लिए जो रिलीजियस कोड्स हैं वो भी समान हो जाएं, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। क्या सभी लोगों के लिए रिलीजियस कोड्स भी समान हो जाएं, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की अगर मैं बात करूं तो अभी तक मात्र ये दो राज्यों में है। कौन कौन से? एक तो है गोवा और एक है उत्तराखंड। उत्तराखंड में रिसेंटली लागू हुई है। तो एक तो हो गया गोवा और एक हो गया मेरे भाई उत्तराखंड। एक तो हो गया गोवा और एक हो गया उत्तराखंड। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 45। 44 के बाद लिखेंगे 45। 45 बात करता है, आर्टिकल 45 ये शिक्षा के अधिकार की बात करता है। 0 से 6 साल के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन का मतलब है शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना? बाकी भी ठीक है। 45 के बाद मेनली आप लिख लो 46, 47, 48, 49, 50 लिख लो। आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला 51। आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 की कहानी की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 51 में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, विश्व मंच पर शांति एवं सुरक्षा। क्या है? विश्व मंच पर शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा। तो विश्व मंच पर शांति एवं सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देखने को मिलेगा आर्टिकल 51 है, 51 में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 51 ए की। अगर हम 51 ए की बात करें तो इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करी जाए
तो इनसे संबंधित दो तीन बात और भी हैं अगर लिखना चाहो तो। सबसे पहली बात तो इसको किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। कहाँ से ली गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज? तो टेकन फ्रॉम में लिख सकते हो रशिया। कहाँ से ली गई हैं? टेकन फ्रॉम में रशिया से ली गई हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो किस कमेटी की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। इसके अलावा कौन से पार्ट में हैं? तो लिख सकते हो पार्ट नंबर 4A में हैं। कितनी ड्यूटीज जोड़ी गई थी इससे? 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 11। जो 11th वाली है उसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में, जो कि किससे संबंधित है? शिक्षा से। वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। आ जाओ लिखो भाई। अब आएंगे, अब हमारे जो आर्टिकल्स हैं ना वो फटाफट से चलेंगे। अब हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो फटाफट से और स्पीड में चलने वाले हैं। चले, अब हमारे आर्टिकल्स फटाफट से और स्पीड में चलने वाले हैं, देखिएगा। आर्टिकल नंबर देखो 52। आर्टिकल 52 बात करता है भारत में प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके बारे में? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, समझ के बात। आर्टिकल आपका जो है 54। 53 भी लिखना है, लिख लो। 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 प्यारे साथियों बात करता है राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित। ये सारी बातें किससे संबंधित चल रही हैं? इलेक्शन। किसके इलेक्शन? राष्ट्रपति के। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित बात करता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल नंबर 60 की। तो आर्टिकल नंबर 60 किसकी बात करता है? ओथ, शपथ। किसकी शपथ? फिर से प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई। तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई। इसके अलावा 61, आर्टिकल 61 क्या कहता है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। और वो महाभियोग ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होता। महाभियोग का मतलब ही क्या है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो महाभियोग का मतलब ही क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ये हो गए प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ आर्टिकल्स। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। अब हम किसकी बात करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट की। लिखो जल्दी। चले, लिखो फिर। वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 किससे संबंधित है? वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 63 संबंधित है वाइस प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट जो होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा, वो एक्स ऑफिशियो, ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। राज्यसभा होगा। आर्टिकल 66, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, चुनाव। आर्टिकल 66, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। 65 है, छोड़ दिया मैंने, कि जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। ये 65 में लिखा हुआ है। 70 में लिखा हुआ है जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं होंगे तो वो बैठेगा जो पार्लियामेंट कहेगी। 71, आर्टिकल 71, कैसे तो कई सारे क्लॉज हैं लेकिन मैं बताता हूँ कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन से संबंधित,
इनके इलेक्शन से संबंधित यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ पर टैकल होगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। लिखा? पॉज करके लिख लो। अगला आर्टिकल नंबर 74 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये एड एंड एडवाइस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट लिख लो 76 आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। ये कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, अरे जो वकील होता है, महान्यायवादी, महान्यायवादी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी इसको कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो अगला आर्टिकल नंबर 79 में आपको देखने को मिलेगी पार्लियामेंट, संसद। आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में लोकसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। चलो आ जाओ। आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा। आर्टिकल नंबर 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र। संसद के सत्र कितने सेशन होते हैं मेरे भाई? 3 सेशन। कौन कौन सा? एक तो होता है बजट सेशन, एक तो होता है बजट सेशन, सत्र, जो कि आपका फेब से लेकर के मई तक चलता है ना। दूसरा कौन सा होता है? मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन, जो कि आपका जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। और तीसरा एंड लास्ट होता है आपका विंटर सेशन, विंटर सत्र, जो कि आपका नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है। देखो, वैसे तो इन सेशंस के बीच का जो गैप है वो 1 महीने है, लेकिन 2 सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो हो सकता है आपका, 2 सेशंस के बीच का मैक्सिमम गैप हो सकता है आपका 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब साल में 2 सेशंस है होना मैंडेटरी है। इसका मतलब साल में 2 सेशंस होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो भाई, अगला पाओ। अगला सीधा कहाँ चलें बताओ? मनी बिल की तरफ चलते हैं। आ जाओ, अब थोड़ा सा मनी बिल की तरफ चलते हैं। देखो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल यानी कि धन विधेयक, जो सिर्फ एंड सिर्फ कहां पर पारित किया जा सकता है? लोकसभा में। और लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 112, कई बार बताया मैंने आपको, क्या है 112 में? बजट।
लेकिन वहां पर बजट शब्द नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल नंबर 117, फाइनेंशियल बिल। क्या है? फाइनेंशियल बिल। ठीक है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। नेक्स्ट, आर्टिकल 123, पार्डनिंग पावर ऑफ, नहीं ये क्या नाम है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ राष्ट्रपति। ऑर्डिनेंस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 125 सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लिखो लिखो लिखो, इसी बार पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ भाई, एक सेकंड। हम्म, हाँ चलिए भाई, अगला 125। आर्टिकल 125। 125 की अगर भाई मैं बात करूं तो सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सैलरीज ऑफ जजेस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी। आर्टिकल 127, जब सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा केसेस हो जाते हैं और जजेस कम पड़ जाते हैं तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को टेम्परेरी रूप से सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है। सॉरी, उन्हीं को एडहॉक जजेस कहते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक, एडहॉक जजेस, अस्थायी जजेस की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 129। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आर्टिकल नंबर 143, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल 148 किसकी बात करता है? कैग की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है और इसी को घोटाले पकड़ने वाला व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट, पॉज करके लिख लो अगर कोई लेट हो रहा हो तो। 153 किसकी बात करता है? हर राज्य के गवर्नर की। तो गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का गवर्नर होगा। किसमें है? आर्टिकल नंबर 153 में, राज्य का गवर्नर। आर्टिकल नंबर 161 में, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। इसके अलावा जो राज्य सरकार का वकील होता है वो किस में आता है? राज्य सरकार का वकील आता है आर्टिकल नंबर 165 में।
आर्टिकल नंबर 165 में आता है राज्य सरकार का वकील, तो इसको क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। देखो, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। इसके अलावा आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ ऑर्डिनेंस पावर ऑफ ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है 213 में। 214 में क्या आता है? लिखो, 214 हाई कोर्ट। 266 आर्टिकल 266 में आर्टिकल 266 में आता है मेरे भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार जहां से ज्यादातर पैसा खर्च करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, जहां से सारा पैसा खर्च होता है, सारी सैलरीज वगैरह भारत सरकार के एम्प्लॉयज की इसी में से जाती हैं। तो भारत की संचित निधि, संचित निधि 266, आर्टिकल 266 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार इमरजेंसी के लिए भी तो पैसा निकाल करके रखती है, तो इसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड कहलाता है। इसमें से पैसा कौन निकाल सकता है? इसमें से पैसा संसद निकालता है। इसमें से पैसा कौन निकालता है? इसमें से पैसा राष्ट्रपति निकालता है। उसमें से पैसा संसद निकालता है और इसमें से पैसा राष्ट्रपति निकालता है। समझ गए बात को? ये 266 हो गया। इसके बाद लिखो 312, आर्टिकल नंबर 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के पावर संसद को कौन देता है? राज्यसभा देती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या होती है ऑल इंडिया सर्विसेज? जब अपॉइंट आपको केंद्र ने किया हो और आप सर्विस राज्य को दे रहे हो, इसी को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। जैसे आईएएस वगैरह, ठीक है ना? अच्छा, फॉरेन सर्विसेज वगैरह हो गई, रेलवे सर्विसेज हो गई, ये अपॉइंट भी केंद्र ने किया और सर्विस भी आप केंद्र को दे रहे हो। लेकिन जब अपॉइंट केंद्र ने किया हो, सर्विस राज्य को दे रहे हो, इसको ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। ठीक है, लिखो भाई फटाफट से, थोड़े से और रह गए। भाई हमारी तो चाय ठंडी हो गई, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। एक रह गया भाई, यही लिख देता हूँ। आर्टिकल 280 रह गया। इसमें क्या आता है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन, इसी को कहा जाता है वित्त आयोग। वित्त आयोग, तो फाइनेंस कमीशन कह लो या फिर इसको वित्त आयोग कह लो। इसके अलावा आता है आर्टिकल आपका 280 के बाद 312 हो गया ना, 315 से लेकर के 323 तक। इसमें क्या है? यूपीएससी एंड एसपीएससी, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्यारे साथियों, आर्टिकल 324 में क्या है?
आर्टिकल 324 में आता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन का मतलब है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, आर्टिकल 324। आर्टिकल 326 में आता है मेरे भाई एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज, ठीक है ना, जो आप 18 साल से ऊपर के हो तो आप वोट डाल सकते हो। ए हो गया, लिख लिया, चलो आगे देखो फिर। लिख लेना, पॉज करके लिख लो, पॉज करके मेरे भाई। आर्टिकल 33, क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे करवाऊंगा। एक वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे की जाती, जिस वीडियो को मैं लगभग लगभग 1.5 घंटे में खत्म कर रहा हूँ, ये वीडियो आपकी 3 से 4 घंटे की चली जाती अगर इसको स्लो स्लो करवाता मैं। इसी वजह से मैंने इसको स्पीड में करवाया। आर्टिकल 338 में क्या, SC एंड ST कमीशन। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आर्टिकल 352। आर्टिकल 352। अच्छा एक काम करता हूँ, ये लिख लिया ना आपने यहाँ तक, इनको एक साथ करवाता हूँ आपको। इमरजेंसी, इमरजेंसी 3 प्रकार की इमरजेंसी दे रखी है भारत में। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। अब देखना, इसमें क्या है, इसमें है मेरे भाई नेशनल इमरजेंसी। इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। इसमें आपको देखने को मिलती है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, या फिर आपको इसी को कहा जाता है प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर इसी को कहा जाता है संवैधानिक आपातकाल। क्योंकि ये कब लगाई जाती है, संवैधानिक आपातकाल, ये कब लगाई जाती है, ये तभी लगाई जाती है जिस समय पर संविधान, राज्य संविधान के अकॉर्डिंग ना चल रहा हो तो इसको लगाते हैं, इसीलिए इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, इसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं। और ये सारी इमरजेंसीज लगाता कौन है, राष्ट्रपति लगाता है। प्रेसिडेंट्स रूल, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आप सुनना जरा, ये जो थर्ड वाली है इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, सारे के सारे आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति के, राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। अब ये कितनी कितनी बार लगे हैं मेरे भाई, ये 3 बार लगा है। 1962 में जब हमारा चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ, और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लगवाया था। ये तो सैकड़ों बार लग गया है राज्य वाला। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक भी बार नहीं लगी है। लिखो भाई, फटाफट नोट कर दो, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक भी बार नहीं लगी है। चलो, लिख दिया। नेक्स्ट, थोड़ा सा रह गया, अब तो 1 मिनट, 1-2 मिनट गई, ज्यादा नहीं, टेंशन ना लो। ये हो गया। इसके बाद लिखो आर्टिकल 368। आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल 368 ये क्या कहता है मेरे भाई, आर्टिकल 368 ये कहता है कि संविधान को अमेंड कर सकती है संसद, की जो पार्लियामेंट है। क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। अमेंडमेंट कर सकती है, किसमें, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, किसमें कर सकती है संशोधन, संविधान में। तो पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है। ये आपको देखने को मिलेगा 368 में। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। होमवर्क क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों, आपका, आपको पढ़ना है आर्टिकल 371। और न सिर्फ 371, इसके सारे क्लॉज, ए 371 ए, 370 बी, सी, डी, ई, ऐसे करके एंड सो ऑन। तो 371 में जितने भी क्लॉजेस हैं वो सारे के सारे क्लॉजेस आपको पढ़ने हैं। समझ गए आप बात को, चलिए।
तो हम यहीं तक रखते हैं आज की इस सीरीज को। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट से आर्टिकल से, बाकी मैं फिर जो क्वेश्चंस करवाता हूँ उनमें आपको फिर डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे ये सारे मैंने आपको करवा दिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और चीजें समझ आई होंगी। तो यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।